नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में बहुत बहुत स्वागत है। और चैप्टर नंबर 3 के जो कि अपने फिजिक्स में चल रहा है उसके एक नए टॉपिक के साथ आज हम शुरुआत करेंगे। और लगातार फिजिक्स के दो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, तो चैप्टर लगभग ये चैप्टर कवर होता जा रहा है अपना। तो अच्छी तरीके से मेंटेन करें इस चैप्टर को। और एक छोटी सूचना मैं इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में देना चाहूँगा बच्चों कि आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, गार्जियन से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपना ये चैनल सफल हो सके और प्रत्येक बच्चे को इसका फ़ायदा हो। और जल्द ही कुछ और सब्जेक्ट के वीडियो भी, अदर सब्जेक्ट के वीडियो जो कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो भी आपको अपने इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। उसमें भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और कक्षा 10 की अलग प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, कक्षा 12 की अलग प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे, ताकि जो बच्चे ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। चलिए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। और कल के टॉपिक के बारे में हल्की सी मैं चर्चा करके बता देता हूं आपको। कल हमने समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ा था। लास्ट पॉइंट के अंदर समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ा था, और उससे संबंध पर आधारित हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है। अब आज अपना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि एक बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और शायद अब इस साल जो 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो टॉपिक का नाम क्या है? आपको मैं एक द्विध्रुव दूंगा, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। अब तक हमने एक सिंगल चार्ज लिए थे, बिंदु आवेश लिए थे, और बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला था जिसका मान आया था KQ/R, ठीक है। ये धनावेश की वजह से आता है। अगर यहाँ पर ऋणावेश हो तो उत्तर आ जाएगा -KQ/R, ठीक है। R दूरी पर विभव उत्पन्न होता है, ये पढ़ा है। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक विद्युत द्विध्रुव दे रहा हूँ, और विद्युत द्विध्रुव के कारण मैं आपसे विद्युत विभव पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक और सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना। समझ के कोई टॉपिक करोगे तभी क्लियर होंगे, रटने की कोशिश करोगे तो टॉपिक क्लियर नहीं होंगे बच्चों। मैं आपसे ये बार बार कहता हूँ हर वीडियो के अंदर। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध ये इस बात से भी है कि आप पीछे की वीडियो लगातार देखें, ठीक है। क्रमबद्धता से पीछे से आप वीडियो देखते आओगे, ठीक है। चैप्टर वाइज वीडियो देखें, इसलिए मैंने प्रत्येक वीडियो के ऊपर क्रम से अंक लगा रखे हैं, जो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उन वीडियो के अंदर आसानी से आप चैप्टर वाइज टॉपिक क्लियर कर सकते हो। तो रेगुलर वीडियो देखोगे तब जाके आगे के पॉइंट जो है वो क्रमबद्धता से आपके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि द्विध्रुव के बारे में हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो अधिकांश ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ऐसे व्यूवर्स भी हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर उन्होंने विद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो देखें कि द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, हम ऐसा पहले निकाल चुके हैं क्या ऐसा सूत्र। तो ये चीज़ें निरंतरता से अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे तभी कवर हो पाएंगी, ठीक है। चलिए, मैं आपके सामने एक द्विध्रुव रख रहा हूँ, ठीक है। कई बार ये पॉइंट, एक बिंदु दिया जाएगा आपको, मैं आपको ये इसके एक लैंग्वेज बता देता हूँ। कई बार ये लैंग्वेज ऐसे भी दी जाती है, विद्युत द्विध्रुव के कारण PR बिंदु पर, ठीक है, PR बिंदु पर विद्युत विभव निकालो। PR बिंदु पर PR क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक प्रकार से ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं गणित के अनुसार, कि एक ऐसा बिंदु है P जो R दूरी पर है, द्विध्रुव से R दूरी पर है। अब द्विध्रुव से जो दूरी नापी जाती है वो हमेशा उसके केंद्र से नापी जाती है। तो R दूरी पर और थीटा कोण पर एक बिंदु है P, उस पर आपको विद्युत विभव निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक डायग्राम तैयार कर लेता हूँ और आपके सामने विद्युत द्विध्रुव की एक कंडीशन रख देता हूँ, ठीक है।
ये मान लिया अपना एक द्विध्रुव है, ठीक है। और इस द्विध्रुव को नाम दे देंगे हमें ए बी, और इस पे जो चार्ज होते हैं उन चार्ज को मैं लाल पेन से दर्शा देता हूँ। ये इधर वाला चार्ज -Q लिख दिया और इधर वाला चार्ज +Q रख दिया, ठीक है। थोड़ा समझना आप इस डेरिवेशन को, सिंपल डेरिवेशन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। द्विध्रुव के जो दोनों आवेश होते हैं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a से लिखते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। और 2a हम गणना को आसान बनाने के लिए इसको 2a से दर्शाते हैं। ये बीच में इसका एक केंद्र होता है, ठीक है, बीच में केंद्र होता है जिसमें ओ से लिखूँगा। और आप सबको इस चीज़ का भी पता है कि ये जो दूरी होती है वो a होती है और ये दूरी भी क्या होगी, a होगी, ठीक है। ये दूरी बच गई ना, a o, ये a होगी और o b, ये भी a होगी, क्योंकि ये इसका केंद्र हो गया, ये द्विध्रुव हो गया अपना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को एक बिंदु P लेना है, एक ऐसा बिंदु लेना है P जिसकी केंद्र से दूरी r है, ठीक है। ये अपना केंद्र है, इससे r दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, r दूरी, और थीटा कोण पर है। यानी इससे अगर आप दूरी लोगे ना r केंद्र से, तो इस प्रकार लेना ताकि इसकी अक्ष से, देखो ये इसकी अक्षीय रेखा होती है, अक्ष से थीटा कोण पर हो। तो सपोज मैंने ये बिंदु ले लिया P, ठीक है, ये बिंदु P आपको नज़र आ रहा है, ये बिंदु P लिया है। बिंदु P की इसके केंद्र O से दूरी r है, ठीक है। यानी ये जो दूरी मैं दर्शा रहा हूँ ना, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये दूरी मैंने r से लिख दी, ठीक है। और ये कोण मैंने कितना बता दिया, थीटा। ये अपना बिंदु हो गया r थीटा बिंदु। ये अपना उद्देश्य है, टारगेट है, अपने को इस r थीटा बिंदु पर विभव निकालना है, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या बनाऊंगा कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है, चित्र को देखकर आप भाषा बना सकते हो, जिसकी लंबाई 2a है। हमें इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी तथा थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस प्रकार आप लैंग्वेज बनाओ। देखो लैंग्वेज याद करने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप चित्र समझो, चित्र समझ के आप चित्र में जो दिख रहा है वो चीज़ें आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। मैंने द्विध्रुव लिखा, AB नाम दिया, बीच की दूरी 2a ली थी, r थीटा बिंदु पर एक बिंदु हमने लिया है जिसकी दूरी r है, कोण थीटा है, ठीक है। बड़ी आसान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि बिंदु P पर हमारे पास ये जो निकाय हमने लिया है द्विध्रुव के रूप में, इस निकाय के पास दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों चार्ज आपको पता है कि बिंदु पर विभव उत्पन्न करने में सक्षम है, दोनों विभव उत्पन्न करेंगे, निश्चित है, ठीक है। तो धनावेश भी विभव उत्पन्न करेगा और ऋणावेश भी विभव उत्पन्न करेगा, और विभव एक अदिश राशि होती है, तो हमें यहाँ पर दिशा वाला तो कोई मैटर लेना ही नहीं है कि अपने दिशा कैसे लेंगे, कि इसकी दिशा बाहर की ओर होगी कि अंदर की ओर होगी, वो तो मैटर है ही नहीं, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, ये बात तो कन्फर्म कर चुके हैं हम, ठीक है। तो पहले मैं इसमें ये बता देना चाहूँगा आपको कि मैंने आपसे ये कह दिया कि अपना ये जो बिंदु P है ना, ये बिंदु P बिंदु A से ये जो दूरी है, ठीक है, इस दूरी को मैं r1 से लिख रहा हूँ। समझ गए बात मेरी? बिंदु P की A से दूरी कितनी है, r1 से लिख देता हूँ, और बिंदु P की B से जो दूरी है ना, उस दूरी को मैं लिख देता हूँ r2 से। किससे लिख दिया, r2 से। ऐसा हम लिख सकते हैं, समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि आवेश की बिंदु से दूरी तो होनी चाहिए ना। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं धनावेश की बात कर लेता हूँ, ठीक है।
धनावेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू है ना धनावेश, आप जो चाहो वो लिख सकते हो, पहले ऋणावेश के लिख दो, एक ही बात है। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, पहला विभव लिख रहा हूँ मैं धनावेश के कारण, ठीक है। वो विभव मैं लिख देता हूँ V1 से लिख दो या V2 से लिख दो, एक ही बात है। तो इसको धनावेश की वजह से ना, ये विभव प्लस के चार्ज की वजह से, तो इसको मैंने लिख दिया VB, ठीक है, यानी बिंदु B की वजह से, ठीक है, B पर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल है, ठीक है, कहाँ पर, बिंदु P पर। तो कितना आएगा, KQ/R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देती, दिख रहा है आपको, KQ/R2, ठीक है। बिंदु B पर धनावेश रखा हुआ ना, इसलिए इसको VB नाम दे दिया। आप V1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस पर, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ ऋणावेश, ऋणावेश कौन सा है, माइनस क्यू है। ऋणावेश माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। मैं इस डेरिवेशन को थोड़ा इसी पेज पे करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बार बार मेरे को डायग्राम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, आपको आसानी होगी। तो बताओ, माइनस क्यू आवेश है ना, माइनस क्यू आवेश बिंदु A पर रखा हुआ है ना, कितनी दूरी पर विभव डालना है अपने को, बिंदु P पर विभव देखना है, कितनी दूरी है इससे, R1 दूरी है। तो माइनस चार्ज के कारण R, इसको तो लिख देता हूँ VA से, ठीक है, इज इक्वल माइनस KQ/R1। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैंने पॉजिटिव लिखा, इसको नेगेटिव लिखा, क्योंकि धनावेश के कारण है, ये किसकी वजह से, ऋणावेश के कारण। तो विभव अदिश राशि होने के कारण जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, नेगेटिव है वो नेगेटिव मान लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ, बिंदु P पर टोटल कितने प्रकार के पोटेंशियल हो गए, धनावेश के कारण भी हो गया और ऋणावेश की वजह से हो गया। तो बिंदु P पर कुल विभव कितना लिखूं, V लिख दूं, इज इक्वल VA प्लस VB या VB प्लस VA फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप यूज में लो, दोनों इक्वेशन यूज में लोगे तो क्या बनेगा, पहली इक्वेशन से KQ/R2 प्लस दूसरी इक्वेशन से KQ/ माइनस में KQ/R1। तो रिजल्ट क्या आ गया, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, KQ कॉमन निकाल दूँ तो 1/R2 माइनस 1/R1, और ऐसा भी लिख सकते हैं V बराबर KQ, R1 R2 इसका लघुत्तम आ जाएगा, तो क्या बनेगा, R1 माइनस R2। ये चीज़ हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये आ गया विभव, इसको समीकरण नंबर 3 डाल के छोड़ देता हूँ, ठीक है। यानी दोनों विभव को मैंने जोड़ दिया, ये देखो समीकरण डायरेक्ट जोड़ दी ना, प्लस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब देखो, इसको आगे और हल करने के लिए हमें R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार डेरिवेशन परीक्षा में बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चे डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेते हैं, लेकिन अपने को सोल्व करके बतानी है, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू निकालने के लिए, अब R1 क्या चीज़ है और R2 क्या चीज़ है, देखो ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, ये ध्यान देना थोड़ा सा। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्यों निकाली, ये उत्तर तो आ गया है, यहाँ पर वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। देखो, अपने को बिंदु लेना है, R थीटा बिंदु लेना है, R और थीटा, ठीक है। यानी R थीटा अगले ने स्पेशल कंडीशन दी है, एक ऐसा बिंदु है जो R दूरी पर है, थीटा कोण पर है। तो ये अगले ने अपने को स्पेशल कंडीशन दी है क्वेश्चन वाले ने, कि इस पोजीशन पर मुझे विभव निकाल के देना है, इस पोजीशन पर। R1 R2 तो हमने माने हैं 2 मान, ठीक है, तो हमने कोई गलत नहीं माने, लेकिन फिर भी अपने को कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर ये जो R1 R2 आया है ना, इनका R और थीटा में कोई संबंध आ जाए, R1 R2 का R और थीटा के साथ कोई रिलेशन बैठ जाए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको चित्र में लेके चलूँगा, ठीक है, और चित्र में आपको हल्की सी एक रचना करनी पड़ेगी, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। आपको R1 और R2 के मान निकालने के लिए एक रचना क्या करनी पड़ेगी कि बिंदु B से, ध्यान देना, ये बिंदु B आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक रचना देनी है छोटी सी, कि बिंदु B से ये जो OP भुजा है इस पर आप लंब डाल दो,
ठीक है, मैंने क्या डाल दिया इस पर, लंब डाल दिया, और लंब डाल के इस बिंदु को नाम दे दिया एम पॉइंट नाम दे दिया, जैसे सपोज एम बिंदु नाम दे दिया, ये लंब हो गया इस पर। तो ये लंबा, तो इधर ये भी लंबी है। समझ गए बात मेरी? जैसे ही मैंने लंब डाला, चलो मैं ये लिखता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, चित्र में बिंदु बी से ओपी भुजा पर लंब बी एम डालते हैं। ओपी भुजा पर लंब बी एम डालते हैं। ठीक है, चित्र को देख के लिखते जाओ। अब एक बात बताओ, आपको त्रिभुज पी एम बी नजर आ रहा है क्या? त्रिभुज पी एम बी में ये त्रिभुज पी एम बी दिख रहा है, पी एम बी एक समकोण त्रिभुज बच गया, और ये भी छोटे वाला, ये भी एक समकोण बन गया, क्यों? लंब डाला मैंने। मैं दोनों त्रिभुज की बात करूंगा, इस टुकड़े की भी बात करूंगा और इसकी भी बात करूंगा। पहले मैं इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करता हूं। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, इस समकोण त्रिभुज में पी एम बी में, तो कर्ण का स्क्वायर, ये बड़ी भुजा नजर आ रही है अपने को, सबसे बड़ी भुजा यही है, तो कर्ण ही होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही कि इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी पी बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, देखो ये पी एम, इसको आधार मान लिया, और ये हम लंब बोल रहे हैं इसको, तो लंब का स्क्वायर मान लिया। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे को कि आर और ए की अगर तुलना करें तो ए क्या चीज़ है? दो द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a होती है। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a, बहुत छोटी दूरी होती है, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं चीज़। तो a का मान तो और ही छोटा है, यानी r और a की अगर कंपैरिजन करें तो r बहुत बड़ी दूरी है, और बड़ी दूरी होने के कारण ये जो मैंने लंब डाला है ना एम बी, इसकी लेंथ नगण्य मानने योग्य है। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, डायग्राम से समझ में आएगी ये चीज़ कि ये दूरी मैंने इतनी दर्शाई है, वास्तव में ये दूरी बहुत ही कम होती है, यानी ए बी के बीच की दूरी बहुत छोटी दूरी होती है द्विध्रुव में। अब जब ये दूरियां छोटी है, तो अगर आप ये जो लंब डालोगे, ये लंब इतना छोटा होगा कि अपने को दिखाई ही नहीं देगा। हमारी बात मेरी, अब चित्र को स्पष्ट करने के लिए अपने इतना बड़ा बनाया है, तो इतना छोटा मान होगा, बहुत छोटा मान होगा, इसलिए मैं इसे एम बी को नगण्य मान रहा हूँ। एम बी को क्या मान रहा हूँ? नगण्य। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी ये जो ए दूरी है ना, ए दूरी ये बहुत ही कम है। ए दूरी क्या है? बहुत ही कम है, और आर अपनी मर्जी से हम ले सकते हैं, अपनी मर्जी से, तो आर तो बहुत बड़ी हो सकती है, आर दूरी तो ज़्यादा हो सकती है, अपनी मर्जी से ले रहे हैं हम आर को, लेकिन ए का मान बहुत छोटा है, इसलिए आर की कंपैरिजन इस ए से करें इस त्रिभुज के अंदर, तो आर बहुत बड़ी है, ए बहुत छोटी है, इसलिए इस लंब को मैंने नगण्य मान लिया। जैसे ही मैं इस लंब को नगण्य मानता हूँ, लंब एम बी को नगण्य मान लिया, तो रिजल्ट बन गया पी बी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर, और इसको मान लिया मैंने नगण्य, यानी लगभग 0 के बराबर। दिख रहा है? जब स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये लगभग बराबर का चिन्ह हो गया, तो पी बी बराबर क्या आ जाएगा? पी एम आ जाएगा। पी बी बराबर पी एम आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगी? R2 के बराबर। देखो ध्यान देना, यानी इसके डायग्राम के अनुसार ये जो पी बी दूरी है ना, ये पी बी दूरी आपको नज़र आ रही है, मैंने पी बी दूरी जो कि R2 है, ये पी बी दूरी इस पी एम के बराबर आ जाएगी। पी बी दूरी किसके बराबर आएगी? इसे पी एम के बराबर आएगी। ठीक है, मैंने डबल क्लिक करके दिखाया ना आपको ये चीज़ें, तो ये चीज़ आप देखना। अब देखो, आपको पता है, अब मैं त्रिभुज एम ओ बी में चलता हूँ। ठीक है, इतना काम करने के बाद त्रिभुज हम बात करते हैं एम ओ बी, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज में। ठीक है, इस एम ओ बी में क्यों जाऊंगा? ठीक है, इसके पीछे रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि
आपको पता है मेरे को देखो क्या निकालना है, R1 R2 का मान निकालना है। फिलहाल यहाँ से मेरे को R2 का मान मिल सकता है। कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले कि चूँकि जो OP भुजा है वो OM प्लस MP के बराबर है। ये तो है OP भुजा OM प्लस MP के बराबर है, ठीक है। तो OP बराबर, अब OM का मान मुझे पता नहीं, ये OM ये कितना है मुझे तो नहीं पता। एक बार MP का मान मैंने लगभग R2 बताया है। MP का मान मैंने लगभग क्या बताया, R2। अभी मैंने कहा MP ये दूरी है, MP ये दूरी है ना, MP ध्यान देना थोड़ा सा, ये किसके बराबर है, R2 के बराबर है, ठीक है। और OP टोटल कितनी है, R है। OP टोटल कितनी है, R है, ठीक है। OP टोटल कितनी है, R है। समझ गए बात मेरी, OP टोटल R है। OM का मान मुझे पता नहीं, ये OM ये मुझे पता नहीं है। और MP का मान कितना माना है मैंने, R2। MP का मान कितना मान लिया मैंने, R2। ये तो हमने अभी सिद्ध किया है ना। MP या PM कह दो, MP या PM किसके बराबर है, R2 के बराबर, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा, टॉपिक इसमें समझने वाला पॉइंट है ये। अब मेरे को OM चाहिए, क्या चाहिए, OM। R1 R2 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो OM चाहिए। OM निकालने के लिए मैंने त्रिभुज OMB ले लिया है, दिख रहा है ना आपको, ये त्रिभुज मैंने यहाँ पहले लिख दिया था। अब OM भुजा निकालनी है मेरे को, ये भुजा निकालनी है, ठीक है। देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये क्या हो गया, आधार। देखो मेरे को आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार। तो एक भुजा तो ये लूँगा मैं, आधार निकालना है। और दूसरी बात, मुझे कर्ण का पता है, कितना है कर्ण का मान, A है। कर्ण कितना है, A है। और तो जो हम त्रिकोणमिति में ये जो प्रमेय लगाते हैं, तो समकोण त्रिभुज के प्रमेय लगाते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो दो भुजाएं आपको पता है उनमें संबंध निकालो। तो मुझे आधार तो निकालनी है, ये तो लेनी पड़ेगी। और कर्ण का मुझे पता है A है, तो आपको पता है कि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। नहीं समझेगा बात में, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है OM, कर्ण का मान कितना है A बराबर कोस थीटा, ठीक है। तो OM बराबर क्या आ जाएगा, OM बराबर आ जाएगा A कोस थीटा। OM बराबर क्या आ जाएगा, A कोस थीटा। बताओ ये यहाँ रख सकता हूँ मान, R बराबर OM की जगह क्या रख दूँ, A कोस थीटा प्लस R2। तो मुझे तो R2 चाहिए, तो R2 बराबर आ जाएगा R माइनस A कोस थीटा। समझ गए बात मेरी, ये आ गया R2 का मान। देखो अब R2 का मान R और थीटा के पदों में आ गया कि नहीं आ गया है। इसलिए मैंने R1 और R2 के जो मान है इस समीकरण में निकालने के लिए R थीटा को अहमियत देंगे, क्योंकि पॉइंट वाला पूछ रहा है R थीटा बिंदु पर। अब इसी प्रकार सेम इसी प्रोसेस को करते हुए आपको R1 निकालना है। क्या निकालना है, R1। देखो बच्चों ये R1, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो R2 निकालने के लिए तो आपने क्या किया, इस भुजा से यहाँ से लंब डाला। और R1 निकालने के लिए क्या करोगे, इस भुजा को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाकर बिंदु A से लंब डालना है आपको, ये लंब, इसको N नाम दे देना। इस बिंदु को क्या नाम दे दोगे, N। और ये थीटा है तो ये भी थीटा बन जाएगा। समझ गए बात मेरी, ठीक है। सेम कंडीशन है और आप इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। सेम कंडीशन है क्या कि इसमें तो लंब हमने यहाँ से डाल दिया और बिंदु B से लंब डाल दिया R2 निकालने के लिए। R1 निकालने के लिए बिंदु A से लंब डालेंगे। समझ गए बात मेरी, ये मैंने लंब यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब आपको ये भी साफ जाहिर है, एक बार एक त्रिभुज से मैं देखूँ तो आपको पता है कि R2 तो छोटा नज़र आ रहा है R1 R से R2 छोटा है, लेकिन R1 R से बड़ा है। तो ये भुजा जितनी छोटी होती है ये उतनी बड़ी होगी, ठीक है। ये कितनी छोटी है ये हमने देख लिया, A कोस थीटा छोटी है R से। देखो ये रहा R2 R से A कोस थीटा कम है। तो इसी प्रकार मैं सममिति से लिख सकता हूँ, इसी प्रकार
R1 जो है ना वो R से A कोस थीटा बड़ी होगी। ये आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R1 बराबर R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। और अगर पूरा निकालना चाहो तो इस प्रकार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज, कौन से, एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज, ये वाला, सेम उसी प्रॉपर्टी से निकालना है। बड़े वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर आप निकाल के लाओगे तो ये AP PN के बराबर बचेगी। AP किसके बराबर बचेगी, PN के। फिर आपको ये, जैसे इसमें बड़े वाला त्रिभुज लिया था, फिर छोटे वाला त्रिभुज लिया, तो इसमें ये बड़े वाला त्रिभुज लेके फिर ये छोटे वाला त्रिभुज निकालेंगे। ये भुजा भी आती है A कोस थीटा, और ये भी कितनी आई, A कोस थीटा, ठीक है। तो ये A कोस थीटा छोटी है और ये A कोस थीटा बड़ी है। समझ गए बात मेरी। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इसको नॉर्मली डायरेक्ट बताता हूँ। एक भुजा निकाल लेना, जैसे मैंने आपको R2 निकालना बता दिया, तो R1 क्या लिखोगे, R1 बराबर R प्लस A कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों मान कहाँ रखने हैं आपको, ये दोनों मान समीकरण 3 में रखने हैं, ठीक है। समीकरण 3 में रखने हैं। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। ये मैं बार बार ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि आप एक भुजा निकाल कर बता दो, दूसरी भुजा उसकी इसी प्रकार सममिति से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये दोनों मान यहाँ पे लिख रहा हूँ, साधारण गणित है बच्चों, ये कोई ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं है। R1 R2 की वैल्यू रखो ना, R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस A कोस थीटा, माइनस का चिन्ह है। R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस A कोस थीटा, सही है, अपॉन R1 R2 है नीचे गुणा, तो R प्लस A कोस थीटा, R माइनस A कोस थीटा। ये लो मैंने वैल्यू रख दी। V बराबर KQ, सरल करो, R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा, A कोस थीटा, ठीक है। और भाग में क्या आएगा, A प्लस B A माइनस B है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि R प्लस A कोस था, R माइनस A कोस था, ठीक है। यहाँ से ऊपर से एक चीज़ कैंसिल हो गई, तो ऊपर क्या बच गया, K Q 2A कोस थीटा, ठीक है, K Q 2A कोस थीटा। और नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे ये चीज़ बचेगी, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वही बात आ गई पहले चैप्टर वाली, कि यहाँ R और A के साथ तुलना हो रही है, जोड़ो या घटाओ, तुलना हो रही कि नहीं हो रही, तुलना हो रही है। तो आपको पता है क्या, कि A बहुत ही छोटा मान है, उसका स्क्वायर और छोटा होगा, चूंकि R की तुलना में A बहुत छोटा है, तो स्क्वायर बहुत छोटा होगा। और छोटी संख्या को किसी संख्या से गुणा करोगे तो उत्तर कम ही आएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, R इज़ वेरी ग्रेटर देन A है, तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का ये जो पद है, कौन सा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये जो पद है, पद को नगण्य मानूंगा, नगण्य मानने पर, इस पद को नगण्य मान रहा हूँ। क्यों माना, समझ में आई, ये मैंने बार बार किया है पहले भी। तो ये चीज़ क्या बन गई, V बराबर K Q 2A कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्यों, देखो K Q 2A कोस थीटा ऊपर चल रहा है, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर, इसको क्या मान लिया, नगण्य। तो अब देखो यहाँ भी एक सूत्र बन रहा है, क्या, Q इंटू 2AP होता है द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा है क्या, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अपना रिजल्ट क्या बन गया,
रिजल्ट बन गया v बराबर के पी, इसको p लिख दिया, कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये लो, ये अपना सूत्र आ गया। किसकी वजह से? विद्युत द्विध्रुव के कारण आर दूरी पर और थीटा कोण पर स्थित कोई बिंदु, जिसे हम पी आर कोमा थीटा लिखते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होगा v बराबर के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इससे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़े से इसमें चित्र में ये चीज़ें समझने की बहुत है। सिंपल, देखो साधारण गणित है, कोई लंबे चौड़ा इसमें मतलब मैटर नहीं है, एकदम सिंपल सा काम है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। एक दो बार आपको देखो पढ़ना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें, हर वीडियो में आपसे ये चीज़ पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखें। टॉपिक थोड़े लंबे हैं, एक बार से समझ में नहीं आएंगे तो आपको एक दो बार पढ़ना पड़ सकता है। और पीछे की वीडियो ज़रूर देखें बच्चों, पहले पीछे की वीडियो देखकर फिर आप नोट्स तैयार कर लें अपने किसी एक नोटबुक के अंदर, और फिर आप आगे से आगे कंटिन्यू चलते जाएं। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। ठीक है, और आपके लिए हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। घर बैठे हो आप आराम से, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, ताकि अपनी पढ़ाई लगातार जारी रह सके। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई। अब देखो मैं इससे संबंधित आपको कुछ विशेष चीज़ें और बता देता हूँ। देखो एक तो रिजल्ट ये निकला कि सिंगल चार्ज के कारण अगर अकेला ध्रुव होता है ना, अकेले आवेश के कारण, जिसको हम एकल आवेश के कहते हैं, यानी एकल आवेश का जो विभव होता है, ये कई बार परीक्षा में छोटी मोटी बातें हैं, कई बार बड़े कंपटीशन में पूछ लेता है, वो विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंगल चार्ज के कारण v बराबर के क्यू बटे आर होता है। जबकि द्विध्रुव के कारण, याद रखना ही चीजें मैं बता रहा हूं किसकी वजह से। अब हम द्विध्रुव पढ़ा है, द्विध्रुव के कारण ये जो विभव आया है ना, द्विध्रुव के कारण ये जो विभव है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंगल चार्ज के कारण विभव क्या होता है? सिंगल चार्ज के कारण विभव होता है के क्यू बटे आर होता है, के क्यू बटे आर होता है। तो वो तो आर के व्युत्क्रमानुपाती है, ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक बात तो ये याद रखना, ठीक है। फिर देखो दूसरी बात ये कि ये जो विभव आपने निकाला है, ठीक है, ये जो विभव निकाला है, ये विभव थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो विभव निकाला है आपने, किसकी वजह से? द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। द्विध्रुव के कारण ये जो विभव निकाला है, ये विभव आर पर डिपेंड कर रहा ही कर रहा है, आर के साथ साथ, आर के साथ साथ यानी दूरी के साथ साथ ये जो थीटा कोण है, दूरी के साथ साथ थीटा कोण है। अब ये थीटा किस किस के बीच का कोण है, ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। थीटा किसके बीच का कोण है? अब मैंने लिख तो दिया थीटा, लेकिन है किसके बीच का कोण ये थीटा? अगर डायग्राम में चल के देखें कि आप ये देखोगे सर ये थीटा तो ये एंगल है, ठीक है, तो ये दूरी आर है, ये क्या है? आर, दिख रही है ना आपको। और ये भुजा है, इसके साथ थीटा कोण बन रहा है, इसके साथ, यानी ये एंगल बन रहा है इस प्रकार। ये तो आर हो गई और ये थीटा एंगल हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये जो भुजा, अगर दिशा देखो ना, ये दिशा इस साइड में, तो ये दिशा है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ऋण आवेश से धनावेश। क्या ये पी की दिशा है क्या? इस तरफ द्विध्रुव आघूर्ण, पी होता है ना द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा है, ठीक है। और ये इसका स्थिति सदिश हो गया, तो इन दोनों के बीच का कोण है ये। समझ गए बात मेरी? आगे भी मैं बताऊंगा ये चीज़ें। तो आर के साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है? आर के साथ साथ स्थिति सदिश, स्थिति सदिश आर वेक्टर, स्थिति सदिश आर वेक्टर व द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य, आघूर्ण के मध्य कोण पर भी निर्भर करता है, मध्य कोण पर भी निर्भर करता है। ये चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे? देखो इस सूत्र पे ध्यान दो, ये क्या है? विभव अदिश राशि है, के कांस्टेंट अदिश राशि है, पी द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। दिशा होती है
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से, चैप्टर नंबर 1 की बात है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। आर दूरी अदिश होती है, लेकिन कोस आ रहा है, सदिश भी है, इधर इधर सदिश है और कोस आ रहा है साथ में। देखो सूत्र में ध्यान दो, कोस आ रहा है, सदिश भी है। ऐसा तो कोस तो तब आता है जब सदिशों का अदिश गुणा होता है। ध्यान देना, कोस कब आता है? जब सदिशों का अदिश गुणा होता है तब कोस आता है। यानी मैं इस फॉर्मूले को अगर ऐसा लिख दूं, के बट्टे आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया मैंने अदिश होने की वजह से, पी वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आर कैप से। देखो ये चीज ध्यान दो, ये चीज समझ में आई? इकाई, मैं इसका एक सदिश और मान लेता हूं, मेरे पास ऑप्शन है आर दूरी के कारण दूरी का एकांक सदिश हमने पहले चैप्टर में जगह जगह लिखा था, तो मैंने एक सदिश और ले लिया आर कैप, एक सदिश पी है ही, और दोनों को ऐसा संबंध निकाला कि कोस थीटा आ जाए, तो दोनों का अदिश गुणा कोस में आता है। दोनों का अदिश गुणा क्या आता है? कोस में आता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है के, इसका परिमाण और कोस थीटा। तो थीटा क्या चीज होती है? पी और आर कैप के बीच का कोण, पी और आर कैप के बीच का कोण हो गया। आर कैप कह दो या आर सदिश के बीच का कोण कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये इनके बीच का कोण थीटा है, तब यहाँ पर कोस थीटा आता है, ये इसका रूप बन गया। ये इंपॉर्टेंट चीज भी है, ध्यान देना। मैंने डॉट प्रोडक्ट क्यों लगाया? क्योंकि कोस था यहाँ पर। अब चित्र में अगर ये डायरेक्शन दर्शाऊं ना, तो ये दूरी आर थी, ये दूरी क्या थी? आर। तो आर कैप की डायरेक्शन ये हो गई, ये ऊपर की ओर, ऐसे। समझ गए बात मेरी? ये मेरा पेन लिखा हुआ है आर कैप की डायरेक्शन में, और अपना द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर इधर हो गई, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई। तो जहाँ पर दिशाएं दोनों खुलती है उनके बीच का कोण लेना होता है ना, तो इस बिंदु पर दिशाएं यहाँ खुल रही है, तो ये कोण थीटा हो गया। तो थीटा ये तो लिखा है मैंने, किस किस के बीच का कोण? इस आर कैप और पी के बीच का कोण है थीटा। तो इस प्रकार ये थीटा पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलें। अगली बात मैं आपसे ये कह दूं कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना। थीटा बराबर क्या ले लिया? 0 ले लिया। थीटा 0 लेते ही इसका मतलब मैं आ गया अक्षीय रेखा पर, ये है थीटा। ये 0 कब होगा? 0 तब होगा जब ये पेन, ये जो मैंने थीटा एंगल पर रखा है, ये पेन 0 कंडीशन में तब आएगा जब ऐसे हो जाए। समझ गए बात मेरी? और ऐसे होते ये कौन सी रेखा आ गई? अक्षीय रेखा। ठीक है, तो अक्षीय रेखा पर अगर विभव निकालूं तो क्या आएगा? v अक्षीय बराबर kp बटे आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि कोस 0 का मान 1 हो गया तो उत्तर आ गया kp बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अगली पॉइंट, थीटा की वैल्यू ले लो आप 90 डिग्री, और थीटा वैल्यू 90 डिग्री लेते ही ये बन गई निरक्षीय रेखा। क्या बन गई? निरक्षीय रेखा। चलो डायग्राम के अंदर, ये पेन मैंने थीटा एंगल पे रखा है, इसको 90 डिग्री पे कर दो, ये लो। तो अक्षीय रेखा के लंबवत और केंद्र से जाने वाली रेखा क्या होगी? निरक्षीय रेखा। अगर थीटा का मान 90 ले लूँ तो आप निरक्षीय रेखा पर आ गए, और निरक्षीय रेखा पर विभव अगर निकाल के देखें तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 रखना पड़ेगा, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0, यानी निरक्षीय रेखा पर विभव 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोनों, निरक्षीय रेखा पर विभव 0 होता है। लेकिन बच्चों एक ध्यान देना, ये चीज़, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ध्यान देना। मैं यहाँ इसको लाल पेन से लिखूँगा, विशेष करके नोट में इसमें पॉइंट को लिख देता हूँ मैं इसी के अंदर, कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर E इज नॉट इक्वल 0 होता है। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, परंतु V इज इक्वल 0 होता है। कई बार पूछा जाता है ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां विभव 0 है लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है?
ऐसा होता है, विभव 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है, विभव 0 हो गया तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। ठीक है, कल हमने समझ पढ़ा था ना, V बराबर, ठीक है, E डॉट डी आर, तो V 0 है तो E भी 0 होगा, लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है, ठीक है, इस पर विभव 0 हो रहा है और विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, हमने पढ़ा है ना पहले चैप्टर में। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, वहाँ पर हम लोगों ने निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दौरान हमने देखा था कि निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, याद होगा आपको, जिसका उत्तर कितना आया था अपने पास, kp/r³। निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है kp/r³। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल 0 होता है लेकिन विभव 0 होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी। ठीक है, तो बच्चों आज की ये बहुत ही मोस्ट क्लास है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद में आगे चलता हूँ, मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ, इस कंडीशन पे ध्यान देना कि हम कह रहे हैं सर V बराबर kp cos θ/r² है कि नहीं। अगर इसको मैं दोबारा सॉल्व करके लिखूं तो ऐसा लिखूंगा Q2a cos θ/r²। क्यों, क्योंकि P बराबर क्या होता है, Q × 2a। चलो इसको ऐसा लिख दूं क्या, kq/r × 2a cos θ/r। बताओ लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब ये एक रिजल्ट आ गया क्या, कि द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है, ये इसका ही तो सूत्र है, मैंने इसी को तो सोल्व किया है। विद्युत विभव का मान बिंदु आवेश के कारण विभव kq/r होता है। ठीक है, kq/r होता है। एकल आवेश के कारण जो विभव या बिंदु आवेश के कारण जो विभव है उसका 2a cos θ/r गुना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात विद्युत द्विध्रुव द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न जो विभव है वो एकल आवेश के कारण जो विभव है उससे 2a cos θ/r गुना प्राप्त होता है। तो बच्चों आज की ये बहुत ही विशेष क्लास थी, अच्छे अच्छे बड़े टॉपिक आपके सामने आए हैं और एक छोटे क्वेश्चन भी बहुत आपके सामने इस पॉइंट में आए हैं। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव निकालना r θ बिंदु पर, ये इसका डेरिवेशन हो गया। सिंपल है यहाँ तक, तो बस यहाँ से ये जो भुजाओं के मान निकालना है ये आपको थोड़ा सा एक बार बस है सिंपल, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। फिर वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखकर इसको सॉल्व करोगे, छोटे मानों को नगण्य मान के चलना है और ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आते ही एकल आवेश के कारण मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट लगा दिए कि सिंगल चार्ज के कारण विभव r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये r² के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। दूरी के साथ साथ ये थीटा कोण पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा किस किस के बीच का कोण है, P और R के बीच का कोण। P द्विध्रुव आघूर्ण है, R स्थिति सदिश है, उनके बीच का कोण है, जिसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये सदिशों का अदिश गुणा हो रहा है, तो अदिश गुणा करते हैं तो अदिश राशि आती है, तो विभव अदिश राशि है। और थीटा 0 कर दिया तो अक्षीय रेखा पर विभव आ जाएगा, थीटा 90 कर दूं तो निरक्षीय रेखा पर विभव आ जाएगा। और ये एक ऐसी स्पेशल कंडीशन हो गई कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा एक ऐसी पोजीशन है जिस पर विद्युत क्षेत्र होने के बावजूद भी विभव 0 होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है लेकिन विभव नहीं होता है। और ये इसका गुण बता दिया कि सिंगल चार्ज के कारण जो विभव है इसका 2a cos θ गुणा r होता है द्विध्रुव के कारण। तो बड़ा टॉपिक है और हमेशा की तरह यही कहूँगा कि एक दो बार ज़रूर देखें वीडियो, जब तक नहीं क्लियर होता है। और क्लास की अलग बात होती है बच्चों, क्लास में अगर नहीं समझ में आता है तो हम पूछ लेते हैं सर से कि सर दोबारा बताइए, लेकिन यहाँ पर ये सुविधा आपके सामने है, तो इसमें अगर नई चीज़ समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं आपको उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आप वीडियो एक दो बार ज़रूर देखें और रफ कॉपी में इसको पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करोगे तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे के एक दो नए टॉपिक और अपने लेंगे, उसके साथ आगे के नए वीडियो में आपको देखने मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।